हेलो एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज परचेज ऑफ बिजनेस। परचेज ऑफ बिजनेस किसी बिजनेस को परचेज करते समय उस समय जो अकाउंटेंसी में क्या एंट्रीज होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस होती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस। The acquisition of business by a joint stock company generally refers to the purchase of or taking over the running business of a sole proprietor or a partnership or an another company which is already the existence as a going concern। कहने का मतलब अगर किसी एक्विजिशन ऑफ बिजनेस जॉइंट स्टॉक कंपनी के द्वारा जो भी रनिंग में बिजनेस चल रहा है उसको पार्टनरशिप, सिंगल फर्म या जो एग्जिस्टेंस है किसी कंपनी का उसको एक्वायर करना क्या कहलाता है आपका परचेज ऑफ बिजनेस। एज द कंपनी एक्वायर और परचेज द बिजनेस ऑफ अदर्स इट इज़ कॉल्ड द परचेज एंड द कंसर्न विच इज़ बिंग परचेज इज कॉल्ड द वेंडर। कि जो परचेज करता है वो परचेजर और जो जिसका बिजनेस परचेज किया जाता है वो क्या कहलाता है, वेंडर। ठीक है। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, वेंडर का मीन एज द एक्वायर्ड और परचेज द बिजनेस ऑफ अदर। किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो परचेज कहलाता है। एंड द कंसर्न विच इज बिंग परचेज और जिससे परचेज किया जाता है जो व्यक्ति अपना, उससे वेंडर कहते हैं। वेंडर का मीनिंग सेलर भी होता है, नहीं जिसकी कंपनी होती है उसे, जिससे कंपनी जब भी मेन जो एग्जिस्टेंस है जिस कंपनी को हम परचेज कर रहे हैं वो क्या होगा, वेंडर होगा। और जो परचेज करने वाला क्या होगा, परचेज ही होगा। तो now firstly we talk about the purchase consideration. The purchase consideration is the price payable by the purchasing company purchaser to the vendor for the business acquired। परचेजर द्वारा यानी खरीदने वाले के द्वारा परचेजिंग कंपनी और वेंडर को दिया जाने वाला अमाउंट आपका क्या कहलाता है, परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। मतलब आपने जब मार्केट में हम जाते हैं, जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उस परचेज करने के लिए उसका अमाउंट हमें क्या करना होता है, पे करना होता है। तो सेम कंडीशन यही है, जब आप किसी कंपनी को परचेज कर रहे हो फ्रॉम द मार्केट तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा। तो उस जो अमाउंट पे करते हो वो आपका क्या कहलाता है, परचेज कंसिडरेशन। और ये अमाउंट परचेजर के द्वारा वेंडर को पे किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ, किस एवज में, फॉर द परचेज ऑफ कंपनी। सच ए प्राइज is fixed by the agreement between the parties to the purchase and sale of the business। ये एक तरह की प्राइस होती है जिसको जो फिक्स की जाती है पार्टीज के द्वारा, किसके, परचेज और वेंडर के बीच में। जो एक तरह का क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। किस लिए होता है वो, कि बिजनेस को सेल आउट करने के लिए। ठीक है। द परचेज प्राइस एग्रीड आइदर इन द फॉर्म ऑफ लमसम अमाउंट और मे बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर द बाय कंपनी। परचेज प्राइस, अब जब परचेज प्राइस पे करनी होती है वो तो या लमसम अमाउंट में पे करनी होती है या फिर वो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ कंपनी द्वारा टेक कवर किया जाता है, उसके द्वारा कैलकुलेशन होती है। तो दो तरह के मेथड्स हो, दो तरह के एग्रीड होता है प्राइस। जो आपका परचेज प्राइस है वो एक या तो लमसम अमाउंट पे कर दो, यानी जैसे कि इस कंपनी का जो अमाउंट पे हुआ कि इस टोटल कंपनी को परचेज करने के लिए ये अमाउंट लगे, तो या तो वो अमाउंट पे कर दो या फिर परचेजिंग कंपनी द्वारा वेंडर कंपनी के असेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर की कर ली जाती है। द कंपनी जनरली एक्वायर्स ऑल द असेट्स इंक्लूडिंग कैश एंड ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द वेंडर कंसर्न। जो मेनली कंपनी होती है वो क्या करती है, सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज एक्वायर कर लेती है फॉर वेंडर कंपनी की। तो ये परचेज कंसिडरेशन हो गया। परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग ये हो गया कि किसी कंपनी को परचेज करने के लिए किया जाने वाला अमाउंट, पे किया जाने वाला अमाउंट आपका क्या कहलाता है, परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। सम टाइम कैश एंड अदर असेट्स आर नॉट टेकन ओवर। कुछ कभी कभी क्या होता है, जब आप असेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर किया जाता है परचेजिंग कंपनी द्वारा, तो कभी कभी कैश और कुछ असेट्स को नहीं लिया जाता। सिमिलरली ऑल और सम ऑफ द लायबिलिटीज आर एक्सक्लूडेड। उसी तरह कुछ लायबिलिटीज को भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। द परचेज कंसिडरेशन वुड देन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेट असेट्स ऑफ द वेंडर बिजनेस टेकन ओवर। तो परचेज कंसिडरेशन है वो किस बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है, नेट असेट्स के बेसिस पर। नेट असेट्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नेट असेट्स इज इक्वल टू द टोटल एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट्स माइनस टोटल एग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। जो आपके असेट्स एंड लायबिलिटीज की एग्रीड वैल्यू डिसाइड हुई है परचेज कंपनी और वेंडर कंपनी के बीच में, तो जो टोटल एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट्स है उसमें से आप टोटल एग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटी जब माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेट असेट्स आ जाएगा। और वो नेट असेट्स आपका क्या होगा, परचेज कंसिडरेशन डिटरमाइन होगा किस बेसिस पे, नेट असेट्स के बेसिस पर।
ये आपका हो गया परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन। उसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन ये क्या, द असेट्स at the time of acquiring the business are mutually agreed if the value of goodwill is also agreed between the purchaser and seller। तो पर जो वैल्यू ऑफ गुडविल भी आप डिसाइड, अगर आप किसी कंपनी को परचेज कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि उस कंपनी की मार्केट में कोई कुछ ना कुछ गुडविल ऑब्वियसली बात होती है, उसकी एग्रीड वैल्यू भी परचेजर और सेलर, परचेजिंग कंपनी एंड वेंडर कंपनी के बीच में, पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है। देन द वैल्यू ऑफ गुडविल, जो वैल्यू ऑफ गुडविल है, विल ऑल्सो भी इंक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ कंपुटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो भी किस लिए इंक्लूड की जाती है, परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन के लिए। बट इफ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट म्यूचुअली एग्रीड देन इट्स वैल्यू इज, अगर वैल्यू ऑफ गुडविल अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग से दोनों पार्टियों के बीच एग्रीड नहीं की जाती, देन वैल्यू ऑफ गुडविल हाउ टू कैलकुलेट, देन वी फॉलो दिस फॉर्मूला। तब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल के इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर नेट असेट्स टेकन ओवर, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स। सीधा सा फॉर्मूला है, अगर परचेज कंसिडरेशन नेट असेट्स से ज़्यादा है, और नेट असेट्स हमने पिछले वाले भी कुछ देर पहले पढ़ा, क्या है, टोटल एग्रीड वैल्यू असेट्स माइनस टोटल एग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। परचेज कंसिडरेशन अगर नेट असेट से ज़्यादा है तो वो आपकी क्या होगी, वैल्यू ऑफ गुडविल होगी। देखो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल की कैसे होगी, या तो दोनों पार्टीज आपस में बैठकर एग्रीड कर लें, अगर दोनों पार्टीज आपस में बैठकर डिसाइड नहीं कर पाते हैं, देन आपको परचेज कंसिडरेशन में से नेट असेट्स माइनस करना होता है, वो आपका क्या होगा, वैल्यूशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रिजर्व? Capital reserve is if the lump sum amount of purchase consideration is less than the amount of net assets taken over। यदि परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट नेट असेट्स से कम होता है तो आपका क्या होगा, कैपिटल रिजर्व होगा। देयर इज कैपिटल प्रॉफिट टू द कंपनी विच विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जो कैपिटल प्रॉफिट होता है कंपनी का वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया किया जाता है, कैपिटल रिजर्व का। तो कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन क्या होगी, एक्सेस ऑफ नेट असेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन। अगर नेट असेट्स परचेज कंसिडरेशन से ज़्यादा होता है तो आपका क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। और यदि परचेज कंसिडरेशन नेट असेट्स से ज़्यादा होगा तो आपकी वो क्या होगी, गुडविल। बस परचेज कंसिडरेशन और नेट असेट्स में ये दोनों में कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना। नाउ वी टॉक अबाउट द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर। अब पेमेंट कंपनी को किस तरह पे किया जाता है, उसके क्या कंडीशंस होती है वो पढ़ेंगे। द परचेज कंसिडरेशन में बी पेड बाय द कंपनी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। अगर किसी कंपनी वेंडर कंपनी को परचेज कंसिडरेशन पे करना होता है तो उसके किस तरह पे किया जाता है, उसके डिफरेंट रूल्स हम नीचे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है, द एंटायर परचेज कंसिडरेशन में बी पेड इन कैश। या तो पूरा जो परचेज कंसिडरेशन है वो पूरा का पूरा या तो कैश में पे कर दो। सेकंड, द एंटायर परचेज कंसिडरेशन में बी पेड बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी और प्रेफरेंस और बोथ। या फिर आप सेकंड पॉइंट क्या अपना सकते हो कि द एंटायर परचेज कंसिडरेशन, जो पूरा परचेज कंसिडरेशन है वो आप इश्यू ऑफ शेयर्स के द्वारा पे कर सकते हो। वो शेयर्स इक्विटी भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। एंड टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट, द एंटायर परचेज कंसिडरेशन में बी डिस्चार्ज बाय द इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑफ द कंपनी। और या फिर हम क्या कर सकते हैं, डिबेंचर इश्यू करके भी परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, द परचेज कंसिडरेशन में बी पेड पार्टली इन कैश, पार्टली इन शेयर्स एंड पार्टली इन डिबेंचर। या फिर हम क्या कर सकते हैं, पार्टली कैश में पे कर सकते हैं, पार्टली शेयर्स में पे कर सकते हैं, या फिर डिबेंचर्स में। तो परचेज कंसिडरेशन या तो आपका कैश में पे हो सकता है, या फिर आपका शेयर्स के द्वारा पे हो सकता है, शेयर्स इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर दोनों हो सकते हैं, या डिबेंचर्स के द्वारा पे हो सकता है या फिर आप पार्टली कैश, पार्टली शेयर्स एंड पार्टली डिबेंचर्स में पे हो सकता है। जनरली द कंपनी डज नॉट possess adequate cash for making cash payment to the vendor. In such a case, the company issue parts of its shares and debenture to the public and issue cash from such issue then the purchase consideration paid in cash to the vendor. मोस्टली क्या होता है, कंपनी कैश में पे नहीं करती, कंपनी पब्लिक में शेयर्स और डिबेंचर इश्यू करती है, फिर कैश रिसीव करती है, एंड आफ्टर दैट वो वेंडर कंपनी को परचेज कंसिडरेशन इन कैश में
पे करती है। तो ये पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन के कुछ फॉलोइंग टाइप्स थे, जिसमें क्या था, कैश था, इश्यू ऑफ शेयर्स था, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स था, या फिर पार्टली शेयर्स, पार्टली डिबेंचर्स और पार्टली इन कैश में आप वेंडर कंपनी को परचेज कंसिडरेशन पे कर सकते हो। नाउ वी टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हमने ये पढ़ लिया कि परचेज ऑफ कंपनी क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट नेट असेट्स, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व। उसके बाद हमने पढ़ा था कि परचेज कंसिडरेशन पे करने के क्या क्या फॉलोइंग टाइप्स होते हैं। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन एक्वायरिंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज। अगर जो हमने बात करी थी कि परचेज कंपनी द्वारा एक्वायर असेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्वायर की जाती है, तो उसकी क्या एंट्री होती है, उसकी एंट्री होती है असेट्स अकाउंट डीआर टू लाइबिलिटीज अकाउंट और टू वेंडर अकाउंट। असेट्स अकाउंट डीआर, इसमें वो अमाउंट आएगी जो आपने असेट्स टेकन ओवर किया है, उसमें गुडविल भी आपकी इंक्लूड है। टू लाइबिलिटीज में वो अमाउंट आएगी जो आपने लाइबिलिटीज टेकन ओवर किया है। टू वेंडर में आपके परचेज कंसिडरेशन अमाउंट आएगा। तो एक्वायर असेट्स एंड लाइबिलिटीज में आपकी एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डीआर टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। उसके बाद आपकी एंट्री है ऑन पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन के पेमेंट पर क्या एंट्री होगी, वेंडर अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू डिबेंचर्स। अब पेमेंट और परचेज कंसिडरेशन से हमने देखा कि ये एंट्री हुई कि वेंडर अकाउंट यार वेंडर को हम परचेज कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, इसलिए वेंडर डेबिट हो जाएगा। फिर हम किस फॉर्म में पे करते हैं, अगर कैश में पे करते हैं टू बैंक अकाउंट, यदि हम इक्विटी शेयर कैपिटल में पे करते हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर हम प्रेफरेंस शेयर में पे करते हैं तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और यदि हम डिबेंचर्स में करते हैं तो डिबेंचर्स अकाउंट। और ये सारी एंट्री कहाँ होगी, एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस, ये एक्विजिशन ऑफ बिजनेस पे करने पे एंट्री होगी। नाउ इफ इंटरेस्ट इज पेबल ऑन परचेज कंसिडरेशन द एंट्री फॉर इस पेमेंट। अगर इंटरेस्ट पे करते हो तो इंटरेस्ट टू वेंडर अकाउंट डीआर टू बैंक। परचेज कंसिडरेशन पर अगर इंटरेस्ट पे किया जाता है देन क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट टू वेंडर अकाउंट डीआर टू बैंक। यह हमारे परचेज कंसिडरेशन के समय जो जनरल एंट्रीज की जाती है वो जनरल एंट्रीज के बारे में हमने पढ़ा। नाउ अब टॉकिंग अबाउट कि अगर डिबेंचर और क्रेडिटर्स, हमने पढ़ा था कि कुछ असेट्स एंड लाइबिलिटीज कंपनी द्वारा नहीं ली जाती है, उसमें से अगर डिबेंचर और क्रेडिटर्स अगर कंपनी द्वारा नहीं ली जाती तब उसका कैसे ट्रीटमेंट होता है। तो इफ समटाइम्स एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग द बिजनेस, परचेज ऑफ बिजनेस के टाइम पे द परचेज कंपनी डज नॉट टेकन ओवर, परचेज कंपनी अगर नहीं लेती डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को, बट द कंपनी में एक्सेप्ट द टास्क ऑफ कलेक्टिंग वेंडर्स, बट कंपनी ये एक्सेप्ट करती है कि वो जो वेंडर्स के डेटर्स है उनसे कैश कलेक्ट करेगी और क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगी, किसके बिहाफ पे, वेंडर के एजेंट के बिहाफ पे, यानी उसको कैश कलेक्शन के और क्रेडिटर्स को पेमेंट करने का क्या लेगी, वो कमीशन लेगी इस चीज़ के। ये इफ अगर डेटर्स या क्रेडिटर्स अगर परचेजिंग कंपनी द्वारा परचेज नहीं की जाती, फिर भी अगर वो डेटर्स द्वारा कैश कलेक्ट करती है और परचेजिंग और क्रेडिटर्स को पेमेंट करती है, तो उसके लिए वो वेंडर कंपनी से क्या चार्ज करती है, कमीशन चार्ज करती है। और वो कमीशन चार्ज किस बेसिस पे करती है, वो एजेंट के बेसिस पे काम करने के लिए करती है। तो उस समय अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उस बेसिस पर आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा ऑन रिसीविंग कैश फ्रॉम वेंडर्स डेटर्स। अगर आप जो वेंडर डेटर्स से कैश इशू करते हो तो बैंक अकाउंट डीआर टू वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट, आपने जो कलेक्शन का था बैंक अकाउंट डीआर टू वेंडर, और कैश क्रेडिटर्स का क्या होगा, वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। व्हेन कैश इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर डेटर्स दे प्रूव बैड डेब्ट्स एंड डिस्काउंट अलाउ। यदि आप डेटर्स वेंडर डेटर्स से अगर कोई भी कैश रिसीव नहीं करते हो या फिर उसको डिस्काउंट अलाउ करते हो तो उन दोनों एवज में उस समय जनरल अकाउंटिंग बुक्स में कोई भी जनरल एंट्रीज नहीं होती है। और कंपनी के द्वारा जो कमीशन चार्ज किया जाता है उसकी क्या एंट्री करनी है, वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू कमीशन अकाउंट, और फाइनल पेमेंट टू द वेंडर। फाइनल पेमेंट जो वेंडर को किया जाता है वो कैसा होगा, वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब कुछ ये हमने सिंपल मेथड पढ़ी थी। कई बार ऐसा होता है कि डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड बिल्स रिसीवेबल भी परचेजिंग कंपनी द्वारा नहीं ली जाती, तो उस समय कंपनी के द्वारा कुछ अल्टरनेटिव मेथड यूज किया जाता है। वो अल्टरनेटिव मेथड क्या है
यदि वेंडर डेटर्स और बीआर कंपनी द्वारा नहीं ली जाती, देन वेंडर डेटर्स एंड बीआर अकाउंट डीआर टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। पहले हम एडजस्टमेंट अकाउंट खोल रहे, तब क्या खोलेंगे, हम सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे। इसी तरह अब क्रेडिटर्स को पे करने का अकाउंट क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, इसको बुक वैल्यू पर हमारी जो जनरल बुक्स है उसमें एंट्री करेंगे। तो क्रेडिटर्स और बीपी का क्या होगा, वेंडर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू वेंडर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल अकाउंट। ये हम अल्टरनेटिव मेथड की, सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं। ऊपर वाली जो हमने पढ़ी थी वो फर्स्ट मेथड की बात करी थी। अब इसको सस्पेंस अकाउंट में डेटर्स और क्रेडिटर्स की एंट्री करने के बाद फिर अगर हम कैश रिसीव करते हैं या क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो उस समय क्या जनरल एंट्रीज होती है। तो ऑन रिसीविंग कैश फ्रॉम वेंडर डेटर्स से रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर, जो हमारा जो एक्चुअल अमाउंट इशूड हुआ उससे डेबिट होगा। वेंडर सस्पेंस अकाउंट डीआर, वेंडर सस्पेंस अकाउंट के कौन से अकाउंट अमाउंट आएगी, विथ एक्सपेंडिचर रिलेटेड विथ बैड डेब्ट्स रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर। अगर जो अमाउंट हमें रिसीव्ड नहीं हुई है वो बैड डेब्ट्स, वो वाली अमाउंट, और रिसीव करते समय जो एक्सपेंडिचर्स हुए हैं परचेजिंग कंपनी द्वारा, वो अमाउंट किस में आएगी, आपकी वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट में आएगी। और उसकी टोटल अमाउंट जो बुक वैल्यू ऑफ डेटर्स की वो किस में आएगी, टू वेंडर डेटर्स एंड बीआर अकाउंट में। पहली वाली मेथड में अगर बैड डेब्ट्स हो जाता था तो हम उसकी कोई जनरल एंट्रीज नहीं करते थे। तो रिसीव कैश रिसीव फ्रॉम वेंडर डेटर्स की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डीआर, वेंडर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू वेंडर डेटर्स एंड बीआर अकाउंट। इसी तरह क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की एंट्री होती है वेंडर क्रेडिटर्स एंड बीपी अकाउंट डीआर। ये बुक वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स से आपका डेबिट हो जाएगा। और टू बैंक अकाउंट, इस समय जो हमने एक्चुअल अमाउंट पेमेंट किया है वो, और टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट, इसमें वो अमाउंट आएगी जो हमने पेमेंट के समय अगर कोई डिस्काउंट रिसीव किया है तो वो वेंडर सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। और पहले वाली मेथड में हम इससे रिलेटेड कोई एंट्रीज नहीं करते थे। तो इस मेथड में क्या एंट्री होगी, वेंडर्स क्रेडिटर्स एंड बीपी अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। नाउ कि व्हेन अनरिकॉर्डेड अमाउंट रियलाइज, कुछ ऐसी अमाउंट भी परचेजिंग कंपनी द्वारा रियलाइज की गई है जो आपके जो वेंडर कंपनी के अकाउंट बुक्स में रिकॉर्डेड ही नहीं थी, उस समय क्या एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डीआर टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। इफ देन व्हेन इंक्रीज लाइबिलिटीज पेड, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होता है वो पे करता है तो वेंडर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट ऑन चार्जिंग कमीशन रियल। अब इन सभी जो प्रोसेस हुई है वेंडर्स डेटर से अमाउंट रिसीव करने की, क्रेडिटर्स को पे करने की, तो इसके लिए वेंडर कंपनी है, परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी से क्या लिया है, कमीशन लिया, क्योंकि उसने एज ए एजेंट काम किया। तो कमीशन रियलाइज की क्या एंट्री होगी, वेंडर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू कमीशन अकाउंट। और एंड द फाइनल, कि अगर हम वेंडर्स को फाइनल पेमेंट करते हैं तो उस समय वही एंट्री होगी जो हमने पिछले मेथड में करी थी, वेंडर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल या फिर डिवेंचर्स अकाउंट। इफ एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर, और अगर एनी अमाउंट रिसीव हम वेंडर से रिसीव करते तब वेंडर बैंक अकाउंट डीआर टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। तो वेंडर सस्पेंस को हम क्या क्रेडिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो ये परचेजिंग कंपनी के बारे में हमने पढ़ा। अब समटाइम्स कुछ समय क्या होता है कि द वेंडर गिव वेरियस गारंटी, कि बिजनेस सेल करते समय वेंडर परचेजिंग कंपनी को कुछ गारंटी देता है। फॉर एग्जांपल गारंटी रिलेटिंग टू डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एंड गारंटी रिलेटिंग टू डिविडेंड्स। गारंटी रिलेटिंग टू डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में क्या होता है, कभी ऐसा होता है कि अगर सम अमाउंट डेटर्स से रिसीव नहीं हो पाता या कुछ अमाउंट क्रेडिटर्स को पे नहीं हो पाता, तो वेंडर ये गारंटी देता है कि अगर इतनी अमाउंट अगर आप पे रिसीव नहीं कर पाते हो, गारंटी अमाउंट से कम होता है, तो बाकी की अमाउंट वेंडर पे करता है। और अगर क्रेडिटर्स की अमाउंट गारंटी अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है तो जो एक्सेस अमाउंट है वो कौन पे करेगा, वेंडर पे करेगा। इसी तरह अगर कोई डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड परचेजिंग कंपनी पे नहीं कर पाती तो गारंटी, ये वेंडर गारंटी देता है, नेट या फिर नेट प्रॉफिट कम हो जाता है तो शेयर होल्डर्स को बाकी का जो डिविडेंड है वो वेंडर कंपनी द्वारा पे किया जाएगा। तो इस समय सेल ऑफ द बिजनेस सेल करते समय कुछ तरह की गारंटी वेंडर कंपनी के द्वारा दी जाती है। उसमें दो तरह की गारंटी हमने पढ़ी, गारंटी रिलेटिंग टू डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एंड गारंटी रिलेटिंग टू वेंडर्स। तो परचेज ऑफ बिजनेस हमने पढ़ा, जिसमें मीनिंग ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन पढ़ा, नेट असेस पढ़ा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। इसके बाद परचेज कंसिडरेशन पेमेंट करने के क्या क्या तरीके होते हैं। उसके अलावा हमने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा, यदि कुछ असेट्स एंड लायबिलिटीज लाइक डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अगर कंपनी द्वारा पे नहीं किया जाता
तो उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो पढ़ा। उसमें हमने 2 मेथड पढ़ी थी, इसका कमीशन चार्ज की एंट्री पढ़ी है, और कुछ गारंटी वेंडर कंपनी द्वारा दी जाती है परचेजिंग कंपनी को, वो हमने पढ़ा। थैंक्स टू ऑल।